हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइज, आज की जो हमारी ये क्लास होने वाली है वो जो है टेक्नोलॉजी की होने वाली है। कल की क्लास में हम लोगों ने पर्यावरणीय शिक्षा यानी कि एनवायरमेंट एजुकेशन का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है यानी कि जुलाई 2022 का जो पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पेपर हुआ था, उसको हम लोगों ने कल के वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चन देख लिए थे। अगर वो वीडियो अभी आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके बीएड सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट पे आप लोगों को, जहाँ पे ये वीडियो है वहीं पे ये वीडियो सारी वीडियो बीएड सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लासेज हैं सारी जो है बीएड सेकेंड सेमेस्टर क्लासेस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहीं पे आप लोगों को सारी क्लासेज मिल जाएंगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी परिपेक्ष की जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसी को आज हम लोग इस वीडियो में जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि टेक्नोलॉजी का पेपर जो है काफ़ी थोड़ा सा कठिन टाइप से होता है। तो आप लोग जो है इसको पेपर को देख लोगे तो आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है मतलब कि आइडिया हो जाएगा कि जो है टेक्नोलॉजी में जो है कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देरी न करते हुए सीधे शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, चाहे आप छत्रपति साहू महाराज यूनिवर्सिटी से हो, चाहे प्रयागराज यूनिवर्सिटी से, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी से, कहीं से भी हो, आप लोगों को सारा सिलेबस जो है सेम रहता है। टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन अगर आप लोगों के चैप्टर में है यानी कि आप लोगों के सिलेबस में है तो आप लोगों को लिए ये वीडियो जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम लोग सीधे चलते हैं प्रीवियस ईयर पेपर पे। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट ईयर का जो सेकेंड सेमेस्टर होता है उसके लिए जो है जुलाई 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था ऑब्जेक्टिव मोड पे, वही जो है पेपर, ये पूरा पेपर है उसी को हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। यहाँ पे क्या था कि पिछले साल जो है मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 80 नंबर का था और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता था, लेकिन इस बार 75 और 25 का है, यानी कि 75 की जो है पेपर होगा, 25 नंबर का वाइबा या प्रैक्टिकल वगैरह ये सारी चीज़ होगा। ये चीज़ आप लोगों को पता ही होगा। 1.5 घंटे का पेपर पहले भी होता था, 1.5 घंटे का पेपर अब भी है। 100 नंबर को टोटल जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे और उसमें से यहाँ पे 75 लिखा है तो यहाँ पे मतलब मिसप्रिंट हो गया, पहले यहाँ पे 80 होता था। तो यहाँ पे 80 यानी कि 100 क्वेश्चन होते थे, जिसमें से 80 किन्हीं 80 क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को OMR पर भरना होता था। लेकिन इस बार जो है 100 क्वेश्चन होंगे और केवल 75 प्रश्नों का आप लोगों का आंसर देना होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे, किसी भी 75 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को OMR पर जो है गोला करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग सीधे चलते हैं जो है क्वेश्चन पर, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो जाता है, इसीलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि ब्रूस जोइस ने आधुनिक शिक्षण प्रतिमानों को कितने परिवारों में विभक्त किया है या फिर कितने भागों में विभक्त किया है। जो ब्रूस जोइस है उन्होंने आधुनिक शिक्षण प्रतिमान को जो है कितने भागों में बांटा है, तो यहाँ पे उन्होंने 4 भागों में बांटा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन शिक्षण प्रतिमान का भाग नहीं है। सहायक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, संरचना या फिर अनुदेशन प्रणाली। तो इसका जो राइट आंसर वो जो है अनुदेशन प्रणाली हो जाएगा, यानी कि शिक्षण प्रतिमान का भाग ये जो अनुदेशन प्रणाली नहीं है, बाकी ये तीनों जो है हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। शिक्षण प्रतिमान में पदों की व्याख्या की जाती है। संरचना में की जाती है, सामाजिक प्रणाली में की जाती है, सहायक प्रणाली में की जाती है या फिर अनुदेशन प्रणाली में की जाती है। तो शिक्षण प्रतिमान में जो पदों की व्याख्या वो जो है संरचना में की जाती है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, संरचना में की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कि छात्रों में जो संगठनात्मक संरचनाओं को प्रभावी बनाने के लिए कौन सा प्रतिमान प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान हो जाएगा, यानी कि छात्रों की जो संगठनात्मक संरचना को उसको प्रभावशाली बनाने के लिए अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान का जो है प्रयोग किया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है, यानी कि प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर ब्रूनर हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर ब्रूनर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान जो है किस वर्ग से संबंधित है। इसमें व्यक्तिगत स्रोत है, व्यक्तिगत परिमार्जन स्रोत है, सूचना प्रक्रिया स्रोत है, सामाजिक अंतःक्रिया स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना प्रक्रिया स्रोत हो जाएगा। प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान जो है सूचना प्रक्रिया स्रोत के अंतर्गत जो है आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है, यानी कि अग्रिम व्यवस्थापक जो प्रतिमान है उसके जो प्रतिपादक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविड आशुवेल। इस प्रकार जो है
इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलते हैं प्रतिपादक से रिलेटेड टेक्नोलॉजी में, तो प्रतिपादक आप लोग जरूर पढ़ लेना अच्छे से। अगला आठवां क्वेश्चन है कि पृष्ठ पोषण के सिद्धांत पर आधारित है संप्रेषण मनोविज्ञान, प्रणाली विश्लेषण, प्रशिक्षण मनोविज्ञान या फिर उपर्युक्त सभी। तो जो पृष्ठ पोषण के सिद्धांत पर आधारित है वो जो है संप्रेषण मनोविज्ञान आधारित है, तो इसका ए नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वैन का पूरा नाम, यहाँ पे वैन, मैन, लाइन, ये सारी चीज़ों को आप लोगों को पूरा नाम जो है याद कर लेना है। तो यहाँ पे वैन का पूछा है, तो यहाँ पे वैन का पूरा नाम हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पे ध्यान देना, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में कक्षा व्यवहार को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। जो फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली है उसमें जो है कक्षा व्यवहार को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसमें 10 भागों में बांटा गया है, तो इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा। अगला नंबर है 11 नंबर कि फ्लेंडर के अंतःक्रिया प्रशिक्षण प्रतिमान के 4 पक्षों में से किस पक्ष में शिक्षक तथा छात्रों के अंतःक्रिया के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है। तो उद्देश्य में जो है शिक्षण और जो है छात्रों के अंतःक्रिया के स्वरूप का निर्धारण जो है उद्देश्य में किया जाता है, तो उद्देश्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में क्या कह रहा है कि सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान दिया है, किसने दिया है, तो इसका राइट आंसर डीवी और किलपैट्रिक हो जाएगा। जो सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान है जो है डीवी और किलपैट्रिक ने मिलकर जो है इसको दिया था। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रतिमान का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक क्षमताओं का विकास करना होता है, तो इसका राइट आंसर सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान हो जाएगा। यानी कि सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो जो है सामाजिक क्षमताओं का विकास करना होता है। अगला है कि शिक्षण प्रतिमान के किस सोपान में छात्र एवं शिक्षक के आपसी संबंध का निर्धारण किया जाता है। तो सहायक प्रणाली जो है इसमें जो है छात्र और शिक्षक के आपसी संबंध का निर्धारण किया जाता है सहायक प्रणाली वाले उसमें। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि किस पद में शिक्षण की सफलता के संबंध में निर्णय लिया जाता है। सामाजिक प्रणाली, संरचना, सहायक प्रणाली या फिर अनुदेशन प्रणाली। तो इसमें सामाजिक प्रणाली में जो है सामाजिक प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक प्रणाली शिक्षा की सफलता के संबंध में जो है निर्णय लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। फ्लेंडर के अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान में शिक्षक और छात्रों की किस अंतः प्रक्रिया का महत्व दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर शाब्दिक हो जाएगा। जो फ्लेंडर के अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान में शिक्षक और छात्रों को जो है शाब्दिक प्रक्रिया में ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी आभासी कक्षा की विशेषता नहीं है। आभासी कक्षा की विशेषता इसमें से कौन सी नहीं है। किसी व्यवसाय में रहकर भी अध्ययन संभव है, किसी भी समय या स्थान पर शिक्षण अधिगम संभव है, छात्रों का सामाजिक संवेगात्मक विकास संभव है, आभासी कक्षा प्रणाली में सभी क्रियाएं ऑनलाइन संभव है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छात्रों को जो है सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास संभव है। इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आभासी कक्षा की विशेषता ये जो है नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है। इनमें से कौन सा जो है भारत का जो है प्रथम आभासी विश्वविद्यालय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है भारत का प्रथम आभासी विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी कक्षा का प्लेटफॉर्म नहीं है, तो याहू जो है आभासी जो है कक्षा का प्लेटफॉर्म नहीं है, बाकी ये सारे जो है आभासी कक्षा के प्लेटफॉर्म हैं। केबल टीवी नेटवर्क किसका उदाहरण है। मैन जो है होता है MAN होता है ना, मैन, उसी का उदाहरण है टीवी। ठीक है, टीवी नेटवर्क। अगला है कि आभासी कक्षा में किस प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव नहीं होती है। यहाँ पे नहीं जरूर ध्यान देना। आभासी कक्षा में किस प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होती है, तो यहाँ पे भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होती है, बाकी ज्ञानात्मक, अनुप्रयोगात्मक, बोधात्मक इनकी उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, तो भावात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक नवाचार उपकरण जो शिक्षकों को छात्रों को प्रभावशाली आभासी यात्राओं और क्षेत्र भ्रमण पर कहीं भी ले जाने में सक्षम बनाता है। गूगल क्लासरूम,
गूगल एक्सपीडियंस, गूगल वर्चुअल टूर्स या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीडियंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गूगल एक्सपीडियंस हो जाएगा। तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है कि शिक्षण में जो है ई लर्निंग के साधन शिक्षण में ई लर्निंग के साथ आमने सामने और परंपरागत कक्षा विधियों संयोजन के उपयोग को क्या कहा जाता है? दूरस्थ शिक्षण, मिश्रित शिक्षण या फिर सिंक्रोनस शिक्षण या फिर एसिंक्रोनस शिक्षण। तो इसका जो राइट आंसर है वो जो है मिश्रित शिक्षण हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ई लर्निंग का एक प्रकार नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछा है, कौन सा जो है एक प्रकार जो है ई लर्निंग का नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संयोगात्मक शिक्षण अधिगम। ये जो है ई लर्निंग का जो है एक प्रकार नहीं है। ये बाकी जो है तीनों जो है हैं। WBL का पूरा नाम क्या है? तो WBL का पूरा नाम वेब बेस्ड लर्निंग होता है। तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेब बेस्ड लर्निंग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट पोर्टल जहां से NCERT की सभी पुस्तकें मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं, वो जो है वेबसाइट का नाम क्या है या फिर मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो ई पाठशाला एक जो है वेबसाइट है, उसमें से जो है NCERT की सारी पुस्तकें जो है बिल्कुल मुफ्त में जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है कि किसी स्थान में सूचनाओं के परस्पर आदान प्रदान में उपयोग किया जाता है। किसी स्थान में सूचनाओं के आदान प्रदान में जो उपयोग किया जाता है वो लैन का उपयोग किया जाता है। LAN होता है। ठीक है, एक लैन होता है, एक मैन होता है, एक वैन होता है। इसके बारे में आप लोग जरूर पढ़ लेना। ठीक है, तो लैन में जो है सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। अगला है कि असिंक्रोनस अधिगम का माध्यम क्या है? तो ईमेल जो है असिंक्रोनस अधिगम का माध्यम ईमेल होता है। तो आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंक्रोनस अधिगम का माध्यम क्या है? सिंक्रोनस अधिगम का माध्यम होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि CAI का पूरा नाम यहाँ पे पूछा गया है। तो जो CAI का पूरा नाम होता है वो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन होता है। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन होता है। तो CAI का बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। WWW का अर्थ यहाँ पे, यानी कि WWW का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है। तो WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो WWW का फुल फॉर्म जो है वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। ए नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 32 नंबर, suresh@hotmail.com का अभिप्राय किससे होता है? तो इसमें जो है सुरेश प्रयोगकर्ता का नाम है, हॉटमेल संगठन का नाम है और ईमेल सेवा प्रदान की जाती है। .com में जो है अभिप्राय व्यापारिक संगठन से है। तो इसका उपरयुक्त सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसके जो अभिप्राय हैं ये जो है तीनों हैं। तो उपरयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्धारित किया गया DNS है .education, .scl, .com, .tech। तो इसका राइट आंसर .education हो जाएगा, यानी कि शैक्षणिक संस्थानों के लिए जो है .education का प्रयोग किया जाता है। अगला है इग्नू द्वारा शुरू किया गया शैक्षिक चैनल कौन सा है? तो ज्ञान दर्शन जो है इग्नू द्वारा शुरू किया गया शैक्षिक चैनल है ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सा ब्राउज़र नहीं है? ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, मोजिला, गूगल। गूगल एक ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, और बाकी ये सारे जो है ब्राउज़र हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ICT का दोष है? सूचना का तेज प्रसार, विश्व एवं एक वैश्विक गांव बन रहा है, गति से फैल रही अफवाह, अपने गति से सीखना। तो इसका राइट आंसर गति से फैल रही अफवाह जो है इसमें से जो है एक दोष माना जाता है, ICT का दोष माना जाता है। अगला है कि कौन सा सर्वर का प्रकार नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछा है, कौन सा सर्वर का प्रकार नहीं है? तो प्रॉक्सी सर्वर, मेल सर्वर, फाइबर सर्वर, ये तीनों हैं। हॉट सर्वर जो है सर्वर का प्रकार नहीं है। तो हॉट सर्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इंटरनेट पर सूचना एवं आंकड़ों को प्रदान करने के लिए परिभाषित नियम
प्रक्रिया एवं संधियों को क्या कहा जाता है? तो इसको प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इंटरनेट के संदर्भ में यूआरएल का पूरा नाम क्या है? तो यूआरएल का जो पूरा नाम होता है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है यूआरएल का पूरा नाम होता है। अगला है कि इंटरनेट की गति को किससे मापा जाता है? जो इंटरनेट की गति होती है उसको जो है किससे मापा जाता है? गीगाहर्ट्ज, जीबी, डीपी या एमबीपीएस से? तो एमबीपीएस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेट की गति जो है एमबीपीएस से नापा जाता है। वे मेल छांटिए .jpg, .jpeg, .png, .feg। तो इसका राइट .feg जो है ये जो है वे मेल है और बाकी सब ये मेल हैं। ठीक है, अगला है जीपीएस का पूरा नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजीशनिंग स्कीम होता है। ग्लोबल पोजीशनिंग स्कीम जो है जीपीएस का पूरा नाम होता है। अगला है रैम लगी होती है। यहाँ पे रैम कहाँ पे लगी होती है? हार्ड डिस्क पर, मदरबोर्ड पर, एक्सटेंशन बोर्ड पर या फिर यूएसबी पर? तो इसका राइट आंसर मदरबोर्ड पर होता है, यानी कि रैम जो है मदरबोर्ड पर लगी होती है। अगला क्वेश्चन है साइट SITE का पूरा नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो SITE का पूरा नाम सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट होता है। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट का जो है फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित नहीं किया जाता है? तो द एफएम जो है इनमें से ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित जो है नहीं किया जाता। बाकी रंग भारती, विविध भारती, एफएम रेनबो ये सारी चीज़ें जो है प्रसारित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीएम ई विद्या चलाया जाता है स्वयं प्रभा के द्वारा, स्वयं के द्वारा, ज्ञान प्रभा के द्वारा, ज्ञान भारती के द्वारा? तो जो पीएम ई विद्या जो है स्वयं प्रभा के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, तो स्वयं प्रभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर के दीक्षा ऐप पर किस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध हैं? दीक्षा ऐप पर किस प्रकार की शिक्षण सामग्री उपलब्ध हैं? तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। पाठ्य सामग्री भी है, प्रश्न बैंक भी है, ऑडियो वीडियो भी, यानी कि उपरोक्त तो सभी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है 48 नंबर कि हमारे वातावरण के साथ सक्रिय संपर्क में संचार शामिल है। शारीरिक रूप से भी शामिल है, सामाजिक रूप से भी शामिल है, जैविक रूप से भी शामिल है। इसका राइट आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतरवैयक्तिक संचार का प्राथमिक कार्य है रीजनिंग, सूचित करना, संबंध निर्माण, छूट प्रदान करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर संबंध निर्माण से है। अंतरवैयक्तिक संचार का प्राथमिक कार्य संबंध निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत में पहला रेडियो स्टेशन कब शुरू किया गया था? तो 1927 में जो है शुरू किया गया था। भारत में पहला रेडियो स्टेशन 1927 में शुरू किया गया था। इसमें भी बेमेल को छांटना है, यानी कि अभिन्न को छांटना है। प्रथम शिक्षा तकनीकी हार्डवेयर आयाम, द्वितीय शिक्षा तकनीकी सॉफ्टवेयर आयाम, तृतीय शिक्षा तकनीकी प्रणाली विश्लेषण, चतुर्थ शिक्षा तकनीकी प्रबंध शिक्षा तकनीकी। तो इसका जो राइट आंसर यही वाला हो जाएगा, चतुर्थ शिक्षा तकनीकी प्रबंधन शिक्षा तकनीकी। इसका जो है बेमेल खाता है और ये बाकी सब जो है इसके साथ जो है सही बैठते हैं, ये जो है सही नहीं बैठ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि हार्डवेयर का मुख्य सिद्धांत होता है। पृष्ठपोषण जो है हार्डवेयर का जो है मुख्य सिद्धांत होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले ब्रायन मोर जोन्स ने किया था। तो ब्रायन मोर जोन्स इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तकनीकी शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? तो टेक्नोकोस से बना है। यहाँ पे टेक्नोकोस जो है इसका राइट आंसर हो। तकनीकी शब्द जो है टेक्नोकोस ग्रीक भाषा का शब्द है, इसी से बना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षण तकनीकी की पाठ्य वस्तु को डेविज तथा ग्लेसर ने किन 4 तत्वों में विभाजित किया है? जो शिक्षण तकनीकी की पाठ्य वस्तु को जो डेविज और ग्लेसर नामक वैज्ञानिक ने किन 4 तत्वों में बांटा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण नियोजन, शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण का अग्रसर और शिक्षण का नियंत्रण। ए नंबर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा तकनीकी विज्ञान का रूप क्या है?
व्यवहारिक एवं प्रयोगात्मक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, तकनीकी विज्ञान का रूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक तकनीकों के व्यवहारिक अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक ज्ञान प्रयोग कहा जाता है, यह किसने कहा था? तो जो है रॉबर्ट ए जो है कॉक्स ने कहा था। ये जो है रॉबर्ट ए कॉक्स का कथन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अभिक्रमित अधिगम में प्रतिपादक माने जाते हैं। जो अभिक्रमित अधिगम है उसके प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो स्किनर जो है अभिक्रमित अधिगम के प्रतिपादक स्किनर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी के अंतर्गत एक शिक्षा तकनीकी केंद्र की स्थापना की गई, इसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिक संस्थान के नाम से इसको जाना जाता है। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिक संस्थान के नाम से इसको जाना जाता है। आंसर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शैक्षिक तकनीकी के पक्ष होते हैं। ए जो है एक प्रक्रिया, दो जो है अदा तथा प्रदा, तीन अदा प्रक्रिया तथा प्रदा। तो इसका राइट आंसर तीन अदा प्रक्रिया तथा प्रदा जो है तीनों होते हैं शैक्षिक तकनीकी के पक्ष जो है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर शैक्षिक तकनीकी को कहा जाता है। रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी इसको कहा जाता है। जो सॉफ्टवेयर शैक्षिक तकनीकी है उसको जो है रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी भी कहा जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शैक्षिक तकनीकी का कोमल शिल्प उपागम नहीं है। जो शैक्षिक तकनीकी का कोमल शिल्प उपागम कौन सा इसमें से नहीं है? तो ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है इसमें से नहीं है, बाकी ये तीनों जो हैं। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य है शिक्षण एवं सीखने के तरीकों को विकसित करना, यही इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। शैक्षिक तकनीकी का मुख्य उद्देश्य जो है शिक्षण और सीखने के तरीकों को जो है विकसित करना, उसमें डेवलपमेंट करना, नए नए प्रयोग करना। अभिक्रमित अनुदेशन संबंधित होता है। तो अभिक्रमित अनुदेशन जो है क्रिया प्रसूत अनुकूलन से संबंधित होता है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन से संबंधित जो है अभिक्रमित अनुदेशन होता है। अगला क्वेश्चन है व्यवहार तकनीकी के जन्मदाता कौन है? तो व्यवहार तकनीकी के जन्मदाता जो है स्किनर हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है शिक्षण तकनीकी को विकसित करने का श्रेय जाता है। शिक्षण तकनीकी को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो मारियन एवं हर्बर्ट को जाता है। शिक्षण तकनीकी को जो है विकसित करने का या फिर प्रचार करने का जो श्रेय है मारियन और हर्बर्ट को जाता है। अगला है अनुदेशन का तात्पर्य होता है। अनुदेशन का तात्पर्य होता है सूचना प्राप्त करना। अनुदेशन का मतलब ही सूचना से होता है, सूचना प्राप्त करना। अगला है कि शिक्षा के क्षेत्र में अभिक्रमित अध्ययन का उपहार प्रदान किया है। किसने? मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में अभिक्रमित अनुदेशन का जो उपहार है वो किस तकनीकी ने प्रदान किया है? तो अनुदेशन तकनीकी ने प्रदान किया। इसका राइट आंसर अनुदेशन तकनीकी हो जाएगा। अगला है कि व्यवहार तकनीकी का आधार होता है। व्यवहार तकनीकी का आधार जो है मनोविज्ञान होता है। तो मनोविज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सूक्ष्म शिक्षण उदाहरण है किस प्रकार का? व्यवहारिक तकनीकी का उदाहरण है। जो सूक्ष्म शिक्षण है वो जो है व्यवहारिक तकनीकी का एक उदाहरण है। शिक्षण के कितने स्तर होते हैं? शिक्षण के जो है 3 स्तर होते हैं। तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। खुला विश्वविद्यालय का एक उदाहरण है। अनुदेशन तकनीकी जो है एक खुला विश्वविद्यालय का एक उदाहरण है। तो अनुदेशन तकनीकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण की उत्तर क्रिया व्यवस्था के अंतर्गत आता है। शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था के अंतर्गत आता है। शिक्षण का नियंत्रण जो है शिक्षण की उत्तर क्रिया अवस्था के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा की नियंत्रण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुदेशन द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। अनुदेशन द्वारा जो है ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। अगला नंबर है प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हैं। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हैं WH किलपैट्रिक हैं। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता, इसको आप लोग ध्यान रखना। किलपैट्रिक जो है प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हैं। प्रोजेक्ट पद्धति का पहला पद होता है। परिस्थिति का निर्माण सबसे पहला पद होता है प्रोजेक्ट विधि का, यानी कि परिस्थितियों का निर्माण करना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधा नहीं है? तो अंतर्दृष्टि जो है समस्या समाधान में बाधा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अंतर्दृष्टि इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगोष्ठी एक प्रकार है खोज विधि का, व्याख्यान विधि का, चर्चा विधि का या फिर पूछताछ विधि का? तो संगोष्ठी एक प्रकार चर्चा विधि का है। ठीक है, चर्चा विधि का एक प्रकार है।
अगला क्वेश्चन है कि चर्चा पद्धति वह साधन है जिसके द्वारा लोग साझा करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभव, विचार, दृष्टिकोण, यानी कि तीनों को साझा करते हैं। चर्चा विधि जो है वह साधन है जिसके द्वारा अनुभव, विचार और दृष्टिकोण को लोग साझा करते हैं आपस में। चर्चा विधि का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? छोटे समूहों में। चर्चा विधि जो है छोटे समूहों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर है प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। विज्ञान शिक्षण में जो है प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होती है, तो विज्ञान शिक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। छात्र निष्क्रिय रहते हैं। व्याख्यान विधि में छात्र जो है बिल्कुल भी निष्क्रिय रहते हैं। खोज विधि में निष्क्रिय नहीं रहते हैं। प्रोजेक्ट विधि में निष्क्रिय बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। केवल और केवल व्याख्यान विधि में छात्र बिल्कुल और बिल्कुल जो है निष्क्रिय होते हैं। प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी, कौन सी थी? तो शिक्षण केंद्रित थी। जो प्राचीन कालीन जो शिक्षण विधियां थी वो जो है शिक्षक केंद्रित थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी शिक्षण की एक प्रभुत्ववादी विधि है? तो व्याख्यान विधि जो है शिक्षण की एक प्रभुत्ववादी विधि है, तो व्याख्यान विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है, यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है? तो वितरण प्रविधि है, यानी कि वितरण विधि जो है कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के आधार पर ध्यान रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण में किस प्रकार के उदाहरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए? शिक्षण कार्य करते समय किस प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए? अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाले उदाहरण का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए शिक्षण में। मतलब कि अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाले उदाहरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगला नंबर है कि निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान में शामिल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो है उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया जो है इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा 88 नंबर कि मस्तिष्क विप्लव, यहाँ पे मस्तिष्क विप्लव विधि के प्रतिपादन हैं। मस्तिष्क विप्लव विधि के प्रतिपादन कौन है? तो यहाँ पे ओसबॉर्न है। ओसबॉर्न इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? कम्युनिकेशन शब्द की जो उत्पत्ति है वो जो है लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो कम्युनिस्ट से हुई है। यहाँ पे सी जो है राइट आंसर कम्युनिस्ट से हुई। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति कम्युनिस्ट से हुई है। ये जो है लैटिन भाषा का एक शब्द है। अभिक्रमित अधिगम किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ये क्वेश्चन अभी पीछे भी आ चुका है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित है अभिक्रमित अधिगम। अगला क्वेश्चन है कि अनुभव शंकु किसके द्वारा जो है दिया जाता है? तो एडगर डेल ने दिया था अनुभव शंकु जो है। अगला क्वेश्चन है हमारा शाखीय अभिक्रमित अधिगम के प्रतिपादक कौन है? तो नॉर्मन ए क्राउडर जो है शाखीय अभिक्रमित अधिगम के प्रतिपादक नॉर्मन ए क्राउडर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। तो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में जो है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण की जो है व्यवस्था की जाती है। अगला जो 94 क्वेश्चन है, 94 नंबर, छात्रों की त्रुटि को अधिगम में बाधक माना जाता है। छात्रों की त्रुटि को अधिगम में बाधक माना जाता है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में जो है छात्रों की त्रुटि को अधिगम में बाधा माना जाता है। तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि छोटे पदों के सिद्धांत का अनुपालन नहीं किया जाता है। जो छोटे पदों का सिद्धांत का अनुपालन किसमें नहीं किया जाता? तो मैथमेटिक्स में इसमें जो है नहीं किया जाता, यानी कि मैथ में जो है नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अवरोहिक अभिक्रमित अधिगम किसे कहा जाता है? मैथमेटिक्स को जो है अवरोही अभिक्रमित अधिगम कहा जाता है। तो मैथमेटिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, कौन सा अनुदेशन उपयोगी है? तो मैथमेटिक्स ही जो है कौशलों के स्थानांतरण के लिए मैथमेटिक्स ही जो है उपयोगी होता है। अगला है कि सही अनुक्रिया में सहायता देने के लिए अनुबोधकों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में जो है सही अनुक्रिया की सहायता देने के लिए अनुबोधकों का प्रयोग किया जाता है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में। अगला क्वेश्चन है कि रेखीय अभिक्रम में कितने प्रकार के फ्रेम होते हैं? तो 4 प्रकार के फ्रेम होते हैं। रेखीय अभिक्रम अनुदेशन में 4 प्रकार के फ्रेम होते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के फ्रेम में अनुबोधकों का प्रयोग नहीं किया जाता है?
तो परीक्षण फ्रेम में जो है अनुबोधकों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो परीक्षण फ्रेम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा जो है तकनीकी परिप्रेक्ष्य का जो है जुलाई 2022 का जो पूरा पेपर 100 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने पूरा जो है सॉल्व करवा दिया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं कल की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।